हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस चॉइस पर। आज के इस सेशन में हम यहां पर बॉम्ब्स को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट टाइम में दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे देश हैं जो कि युद्ध की चपेट में हैं। अगर हम रसिया और यूक्रेन को ही ले लें तो वो लगभग उनको युद्ध करते हुए 3 साल पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ-साथ अभी आपने कुछ समय पहले ईरान और इज़राइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखा था। साथ ही साथ कुछ समय पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी स्टैंड ऑफ आपको देखने को मिला। लेकिन अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें तो अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य क्या है कि स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। एक हिंदू टेम्पल को लेकर उनके बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर अस्थिरता जो है वो व्याप्त है, प्रेजेंट टाइम में अस्थिरता बनी हुई है। जिनके बीच क्या है कि कहा जा रहा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जो तृतीय विश्व युद्ध जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वार कह सकते हैं, वो भी छिड़ने की संभावना है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम देखें तो कुछ दुनिया के अंदर ऐसे देश भी हैं जो कि परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, यानी परमाणु हथियारों से वो संपन्न है। अगर मान लीजिए उनका उपयोग किसी भी देश के द्वारा किया जाता है तो दुनिया पे क्या असर रहेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार की चीजें होंगी। और ये जो एटम बम जिन्हें हम परमाणु बम कहते हैं या फिर जो हाइड्रोजन बम है, उनके कार्य किस प्रकार वो कार्य करते हैं और उनकी डिस्कवरी या उनको डेवलप किसके द्वारा किया गया, आज के इस सेशन में हम यहाँ पर इस चीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परमाणु बम यानी एटम बम के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एटम बम काफी ज्यादा शक्तिशाली बम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एटम बम है इसका जो डिस्कवरी या कह लें इसको डेवलप यानी इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो इसको एक अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। इसी के साथ अगर पूछा जाता है आपसे कि आखिरकार जो ये बना था तो ये कब बना था, तो लगभग जब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उसी समय पर जो है ओपेनहाइमर के द्वारा इस बम को बनाने की जो है उपलब्धि प्राप्त हुई थी। यानी आपसे अगर देखा जाए तो 1945 का जो साल है उसी समय पर इस बम को विकसित किया गया, इस बम को बनाया गया था जिसे हम एटम बम कहते हैं। तो इनके द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट था उसको हेड किया जा रहा था। केवल इन्हीं ने इस बम को बनाने की उपलब्धि नहीं हासिल की थी बल्कि एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसमें कई सारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे जो कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके द्वारा उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो आपसे इसका नाम भी अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो था, यूएसए, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसी के अंतर्गत जो है ओपेनहाइमर की जो टीम थी उसके द्वारा एटम बम को डेवलप किया गया था। अब आते हैं कि आखिरकार ये जो एटम बम होता है ये किस कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। तो ये जो एटम बम है आपका या परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर जो आपका एक तरह से कह लें फिजन होता है उस कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में आगे अभी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए कि ये जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। और इस बम के अंदर अगर हम कच्चे माल के रूप में देखें तो यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम जो होता है, तो यूरेनियम या प्लूटोनियम जो कि एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक, यानी रेडियो सक्रिय तत्व है जो उनका कार्य इन बम को बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी एक तरह से देखें कि इसका जो डेवलपमेंट है वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसको ऑस्कर भी जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसी के साथ-साथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो जाएगा नाभिकीय विखंडन या फिर न्यूक्लियर फिजन, ठीक। ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बम होता है, ठीक है। अगर अगर इसके बारे में हम कहें तो इसका जो उपयोग किया गया था तो 1945 में जब वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय पर जो है अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर जो है 2 बम गिराए गए, ठीक है।
उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी दे देते हैं। तो उनका जो प्रभाव जापान के ऊपर है, वो आज भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो जापान वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया है, लेकिन जो जापान के 2 शहर हैं, नागासाकी, ठीक है? और हिरोशिमा। तो ये जो 2 सिटीज़ पर अमेरिका के द्वारा 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय पे जो बम गिराए गए थे, ठीक है? तो वहाँ पर इनका प्रभाव आज भी आपको देखने को मिलता है। वहाँ पर जो होने वाले बच्चे होते हैं, उनमें आज भी विकृतियाँ पाई जाती हैं। तो नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 और 9 अगस्त को 1945 में अमेरिका के द्वारा एटम बम का उपयोग किया गया था, ठीक है? और इन दोनों बम्स का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन से क्या नाम हो जाएंगे? एक बम का नाम था लिटिल बॉय, जो कि एक परमाणु बम था या एटम बम था, ठीक है? और दूसरा जो बम का नाम था वो था फैट मैन। फैट मैन लिटिल बॉय से ज्यादा जो है शक्तिशाली था, लेकिन उसका दुष्परिणाम ज्यादा देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो एक थोड़ा बस्ती से दूर गिराया गया था। लेकिन जो लिटिल बॉय था, इसके द्वारा काफी ज्यादा जो है इसका विनाश देखने को मिला। इसके द्वारा काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं कि तबाही की गई थी, क्योंकि ये जो लिटिल बॉय बम है उसको जो है एक बस्ती वाले इलाके में इसको गिराया गया था, ठीक है? तो ये हो जाता है आपका परमाणु बम के बारे में। इसी के साथ यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बम के बारे में भी आगे जान लेते हैं। हाइड्रोजन बम जो है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे एच बम या फिर इसको थर्मोन्यूक्लियर वेपन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? हाइड्रोजन बम जो है वो सेकेंड जनरेशन का वेपन है, या सेकेंड जनरेशन का जो हथियार कह लें हम इसे, कहा जाता है। हाइड्रोजन बम जो होता है उसका अगर डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था, अगर ये पूछा जाता है आपका, तो एडवर्ड टेलर नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा हाइड्रोजन बम को डेवलप किया गया या इसको बनाया गया था, ठीक है? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आखिरकार हाइड्रोजन बम जो है वो बनकर के तैयार कब होता है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो 1 नवंबर 1952, 1 नवंबर 1952 को हाइड्रोजन बम जो है वो डेवलप होकर के बनता है, या इसका जो है पूरी तरह से इसको लॉन्च किया जाता है, या इसका परीक्षण हम कह लें, वो सफलतापूर्वक परीक्षण 1 नवंबर 1952 को किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा, ठीक है? ये अब तक की बनाए गए सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक है। यानी ये जो हाइड्रोजन बम है, जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर वेपन के नाम से भी जानते हैं, या थर्मोन्यूक्लियर हथियार के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं, ये परमाणु बम से भी ज्यादा जो है विनाशकारी है, ठीक? इसकी क्षमता आमतौर पर जो है वो परमाणु हथियारों से 2000 गुना ज्यादा होती है, ठीक? यानी कि परमाणु बम से लगभग 2000 ज्यादा गुना विनाशकारी बम जो है वो हाइड्रोजन बम को हम कहते हैं, ठीक? इसके लिए अगर हम पूछें कि जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग इसमें किसका किया जाता है, जो हाइड्रोजन बम जो है वो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं, ठीक, उनका उपयोग इस बम के बनाने में किया जाता है। और साथ ही साथ में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम देखें, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन जो हाइड्रोजन बम होता है, ये तुम्हारा नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है, ठीक है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम, ठीक? परमाणु बम क्या था, वो नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहा था, लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। मतलब अगर आप एक तरह से देखें तो जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश हम तक की आता है, उसके जो अंदर, सूर्य के अंदर जो है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाएं ही होती हैं, जिसके द्वारा इतना तेज प्रकाश और साथ ही साथ में इतनी ऊर्जा जो है निर्गत होती है। तो एक तरह से जो सूर्य का प्रकाश वगैरह या उसकी ऊर्जा है, वो भी
किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो वो भी नाभिकीय संलयन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इसी से हम कयास लगा सकते हैं कि आखिरकार हाइड्रोजन बम जो होता है उसके द्वारा कितनी ज़्यादा विनाशकारी लीलाएँ जो हैं वो हो सकती हैं, अगर इसका उपयोग हम दुनिया में किसी भी देश के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक? आइए आगे देखते हैं यहाँ पर कि आखिरकार परमाणु बम और हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम हुए, हाइड्रोजन बम जिसे मैंने बताया कि इसे हम थर्मोन्यूक्लियर बम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत एक बड़ा परमाणु जो है वो 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विभक्त होता है और इससे बहुत अधिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। विखंडन या तो स्वयं होता है इसमें या फिर न्यूट्रॉन के उपयोग के द्वारा कराया जाता है। इसके कच्चे माल के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग होता है। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक यूरेनियम का जो है परमाणु है या फिर यूरेनियम का ये नाभिक है। ठीक, ये क्या है, इसको जब न्यूट्रॉन अगर ये मान लीजिए इसको ताप देने पर ये स्वयं भी टूट सकता है या फिर क्या है कि इसको न्यूट्रॉनों की बमबारी करके क्या है इसका विखंडन कराया जाता है। तो एक ये नाभिक है तुम्हारा यूरेनियम का, वो कई सारे यूरेनियम के नाभिकों में टूट जाएगा। तो इससे क्या होगी, साथ ही साथ में रेडिएशन प्लस एनर्जी जो है वो मुक्त होती है, जो कि क्या है वहां पर कि जिस जगह ये गिराया जाएगा वहां पर रहने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाती है। कई सारे रेडिएशन जो है उनके द्वारा जो है पूरी त्वचा को नष्ट कर देते हैं या फिर जल के राख हो जाते हैं। इस यानी कि बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं जो कि उस समय पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन बम के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु होते हैं, यानी कि जो ड्यूटेरियम या ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, उनके जो नाभिक हैं वो 2 या 2 से अधिक नाभिकों के जुड़ने से, ठीक है, इनके जुड़ने से एक बड़ा नाभिक जो है उसका निर्माण होता है। ये क्या कहलाती है आपकी प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, तो इस प्रक्रिया में भी काफी ज्यादा मात्रा में क्या है ऊर्जा का मुक्त होती है और साथ ही साथ जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। इतना ज्यादा रेडिएशन होता है अगर हाइड्रोजन बम कहीं पर भी गिरा दिया जाए कि पूरी की पूरी सभ्यता उस जगह से नष्ट हो जाए। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु बम है उससे 1000 गुना शक्तिशाली जो होता है वो हाइड्रोजन बम हो। ठीक, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु बम है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव तो होता ही है खैर, लेकिन हाइड्रोजन या फिर थर्मोन्यूक्लियर बम के अपेक्षाकृत वो काफी ज्यादा कम तबाही करता है। लेकिन होप सो जहां तक हो सके थर्ड वर्ल्ड वार ना ही हो मानव सभ्यता के लिए, ये हमें प्रे करना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो अगर वार होती, युद्ध होता भी है तो उनमें परमाणु या हाइड्रोजन के जो वेपन्स हैं उनका उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आपको समझाया गया है कि ये जो है आपकी अब न्यूट्रॉन्स जो है उसके द्वारा यूरेनियम के एक नाभिक को क्या किया गया है, इस पे बमबारी करके कई सारे नाभिकों में इसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पर क्या होता है कि भारी मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ये हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन और ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन, जो कि हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये वाला ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यानी जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है उन दोनों के नाभिक जो है जुड़ करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण या उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। ठीक, ये हो गया यहाँ पर आपका बॉम्ब्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आखिरकार जैसे परमाणु हथियारों से जो है लैस कई सारे देश, उनमें से इंडिया जो है वो भी क्या है कि एक परमाणु संपन्न देश हो चुका है। हमारा भारत जो है वो भी परमाणु संपन्न देश है। सिपरी की रिपोर्ट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सिपरी, जो कि
एक रिपोर्ट हर साल जारी करता है कि किस देश के द्वारा कितना खर्च अपनी मिलिट्री या फिर डिफेंस के क्षेत्र में किया जाता है। उसी के आधार पर क्या है, सिपरी के द्वारा एक और डाटा दिया जाता है कि आखिरकार किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हो चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर आपको देखने को मिल जाएंगे परमाणु वेपन्स या फिर परमाणु हथियार, वो रूस के पास प्रेजेंट टाइम में है, ठीक। यानी रशिया एक ऐसा कंट्री है जो मैक्सिमम एटॉमिक वेपन्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में बना के रखे हुए हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए, यानी अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे आता है एटॉमिक पावर के क्षेत्र में। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के पास प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 160 दे रखा है, लेकिन अब लगभग 170 ऐसे एटॉमिक वेपन्स हैं जो कि इंडिया के पास आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो भी क्या है, एक न्यूक्लियर संपन्न देश है, जो कि एक तरह से होना तो नहीं चाहिए था खैर, लेकिन अब वही चीज है कि हो गया तो क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम इंडिया की जो एटॉमिक पावर जर्नी है, यानी इंडिया यानी हमारे भारत देश के द्वारा किस प्रकार से अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बावजूद जो है परमाणु क्षेत्र में अपना वर्चस्व जो है कायम किया, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है पोखरण, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, वहां पर 18 मई 1974 के द्वारा किया गया, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम अगर हम आपसे पूछा जाता है या देखा जाए तो स्माइलिंग बुद्धा नाम इसको दिया गया। और उस समय पे किसकी सरकार थी, यानी प्रधानमंत्री कौन थी 1974 में जब ये पोखरण टेस्ट किया गया था परमाणु के क्षेत्र में इंडिया के द्वारा, तो इंदिरा गांधी जी जो है उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। जिसके बाद यानी इस सफल परीक्षण के बाद, यानी ये जो टेस्ट किया गया जब ये सक्सेसफुली हुआ, तो भारत जो है वो दुनिया का छठा ऐसा देश बना था जो कि एटॉमिक पावर वाला देश हुआ था, ठीक। फिर 1998 आता है जब 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए सफलतापूर्वक, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, ठीक। ऑपरेशन शक्ति के समय पर आपको अगर पीएम पूछा जाए, ठीक है, यानी अगर आपको इस समय पर 1998 में जो है फिर से अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे कि कोई भी देश जो है परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, और भारत के ऊपर काफी ज्यादा निगरानी अमेरिका के द्वारा रखी जा रही थी। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे देश की सरकार के द्वारा और हमारे देश की जो सेना है, इन सभी लोगों ने मिलकर के एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के चलते 11 मई और 13 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत एक बेहतरीन सफलतापूर्वक जो है ऑपरेशन को अ, अंजाम तक पहुंचाया, और हमारा भारत देश जो है वो परमाणु संपन्न देश बनने के दिशा में अग्रसर हुआ, ठीक है। इस समय अगर आपको पीएम पूछे जाए कौन हो जाएंगे, तो इस समय आपको पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने को मिलेंगे। अटल वाजपेयी जी जो है इस समय ऑपरेशन शक्ति के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लेकिन एक हिसाब से यहाँ पर और चीज है कि सुरक्षा की दृष्टि से भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज, यानी पहले एटॉमिक वेपन्स का यूज नहीं करने की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखे हैं कि परमाणु या हाइड्रोजन जो है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक। परमाणु बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है। आशा है कि दुनिया में इन बम्स का उपयोग ना ही करना पड़े तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज के बारे में जान चुके हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को आप अच्छा लगा होगा और ये चीज समझ में आई होगी कि आखिरकार हाइड्रोजन बम और एटम बम किस प्रकार से कार्य करते हैं, और इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली बम है या कौन ज्यादा महाविनाशकारी बम के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।